एस्पिरेंट्स, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस नए अंक में मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 23 अगस्त को जो खबरें महत्वपूर्ण रही हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हमारी चर्चा को शुरू करते हैं। तो हमारी जो मुख्य खबरें हैं उसमें सबसे पहले इसरो का लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल, इसके बारे में जो इसरो के चीफ हैं उन्होंने कुछ बताया है। साथ ही हम इस न्यूज में ये भी जानेंगे कि जो अलग अलग लॉन्च व्हीकल्स हैं भारत में अब तक जो इसरो के द्वारा डेवलप किए गए लॉन्च व्हीकल्स हैं वो क्या क्या है। हमारी GS3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही हाइपरलूप मोबिलिटी सिस्टम भी चर्चा में रहा। IIT मद्रास और जो मुंबई का पोर्ट है उनके बीच एक समझौता हुआ है, उसके बारे में हम जानेंगे कि हाइपरलूप मोबिलिटी कैसे काम करती है। साथ ही सुंदरबन टाइगर रिजर्व का एरिया अब बढ़ गया है, उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया है और अब ये दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। तो टाइगर रिजर्व कैसे बनते हैं, सुंदरबन की क्या मुख्य विशेषताएं, इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण भी चर्चा में रहा। RBI के द्वारा लगभग 10 वर्ष इसको पूरे हो चुके हैं, तो 10 वर्षों की समीक्षा RBI द्वारा प्रस्तुत की गई है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, मेनली प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों को लेकर के जो अभी इस महीने के स्टार्टिंग में जो निर्णय दिया गया था उसमें बदलाव किए गए हैं, तो दिशा निर्देश फिर से आए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो क्या है, क्या बदलाव हुए हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और अगर हम संक्षिप्त सुर्खियों की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 311 चर्चा में रहा है ना। तो अनुच्छेद 311 किसके संदर्भ में है, सिविल सेवकों से संबंधित है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान चर्चा में रहा है, ये भारत इसका फिर से अध्यक्ष बना है, इसके बारे में हम समझेंगे। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन, ये गाजा के संदर्भ में इसने एक रिपोर्ट अपनी दी है, उसके बारे में हम समझेंगे। ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये भी चर्चा में रहा है, ये कहाँ अवस्थित है, क्या इसको लेकर के चिंताएं हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। अब ये दोनों जो न्यूज हैं आगे, ध्रुजवा पाइपलाइन और ड्रेक पैसेज, ये हमारे मैपिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। साथ ही रक्षा क्षेत्र में लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं, कल भी चर्चा में रहा था रक्षा क्षेत्र, और इस सप्ताह काफी चर्चा में रहा है रक्षा क्षेत्र। तो रक्षा क्षेत्र में एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट और रैम्पेज मिसाइल ये चर्चा में रही, तो ये क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। और अगर हमारे सुर्खियों में रहे स्थल की बात करें तो स्पेन जो है वो सुर्खियों में रहा है, वहां पर भीषण वनाग्नि की घटनाएं देखी गई हैं, वहां पर भीषण गर्मी के कारण वनाग्नि की घटनाएं देखी गई हैं, तो उसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की जो हमारी पहली खबर है उस पर हम बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज ही के दिन हम अपना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं, ठीक है, तो उसी के संदर्भ में जो इसरो के चीफ हैं P नारायणन, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि भारत अब अपने लूनर मॉड्यूल लॉन्चिंग व्हीकल को डेवलप करने की बात कर रहा है और लगभग 2035 तक हम इसको डेवलप कर लेंगे, ठीक है। अगर हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो GS3 में जो हमारा टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां और देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास, ये टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही इसरो के जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, इसरो के द्वारा जो भी नए कार्यक्रम लाए जाते हैं, वो हमारे प्रीलिम्स परीक्षा के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम अपने लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल की बात करें तो ये बहुत ही बड़े स्तर का लॉन्चिंग व्हीकल होने जा रहा है। अगर इसकी बात करें हम तो ये नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल का उन्नत संस्करण होगा, है ना। अभी तक हमारे पास में जो सबसे ज्यादा एडवांस्ड लॉन्च व्हीकल है या प्रक्षेपण यान है वो है GSLV Mark 3, है ना। ये उसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को डेवलप करने की बात की जा रही थी, लेकिन जो हमारा LMLV है वो इससे भी ज्यादा डेवलप्ड होगा, उसका भी उन्नत संस्करण ये होगा। इसकी ऊंचाई लगभग 40 मंजिला इमारत जितनी होगी, है ना। अगर आपने न्यूज़पेपर को फॉलो किया हो तो न्यूज़पेपर में यही हेडलाइंस थी कि जो इसरो के चीफ है उन्होंने कहा है कि जो हमारा अगला लूनर मॉड्यूल लॉन्चिंग व्हीकल है वो 40 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई का होने वाला है। अर्थात आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा उसकी क्षमता होगी, कितना बड़ा वो लॉन्चिंग व्हीकल होने जा रहा है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो जो इसका उद्देश्य है वो मुख्य रूप से, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लूनर मॉड्यूल अर्थात कि चंद्र मिशन के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, है ना। चंद्रमा तक जाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा और 2040 में हमारा जो पहला मानव चंद्र मिशन है वो जो प्रस्तावित है उसमें इसका उपयोग किया जाएगा। 2035 तक ये डेवलप हो जाएगा और 2040 में हमारा जो पहला मानव चंद्र मिशन है वो जाएगा, ठीक है। अगर इसके पेलोड की बात करें हम तो ये निम्न भूकक्षा यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में लगभग 80 टन तक पेलोड ले जाने में सक्षम है, और अगर चंद्रमा तक ले जाने की बात करें तो ये लगभग 27 टन वजन, 27 टन तक का पेलोड
ये चंद्रमा तक ले जाने में सक्षम है। ठीक है, ये मुख्य रूप से 3 चरण वाला यान होगा। ठीक है, अगर हम चरणों की बात करें तो कोई भी जो लॉन्चिंग व्हीकल होता है या कोई भी रॉकेट होता है वो उसमें कुछ चरण होते हैं जो कि उसके ईंधन और उसके ईंधन के उपयोग के संदर्भ में ये चरण रहते हैं। तो ये पहले 2 चरण में द्रव प्रणोदक का उपयोग करेगा और तीसरे चरण में ये क्रायोजेनिक प्रणोदक का उपयोग करेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको ये समझा देता हूं संक्षेप में कि कोई भी आपने देखा होगा कि कोई भी जो हमारा रॉकेट होता है उसमें यहां पर साइड में ये 2 स्ट्रेपॉन्स लगे हुए होते हैं। तो इनमें हमारा ईंधन भरा हुआ होता है। ठीक है, इनमें ईंधन होता है। अब इनमें ईंधन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये 2 स्टेज इसके लिक्विड फॉर्म में हो गए और एक जो है वो ऊपर यहां पर ये इसका क्रायोजेनिक फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये क्रायोजेनिक फॉर्म में होगा। क्रायोजेनिक का मतलब क्या हुआ? क्रायोजेनिक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जब बहुत ही निम्न तापमान में ईंधन का उपयोग किया जाता है या निम्न तापमान को संदर्भित करता है क्रायोजेनिक शब्द। और जब बहुत ही निम्न तापमान में एक तरीके से जो हमारी गैसेज हैं, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन जो है वो ईंधन के रूप में और ऑक्सीजन जो होती है वो ऑक्सीडाइजर, यानी कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बहुत ही निम्न तापमान पर रखा जाता है, उसी को हम क्रायोजेनिक कहते हैं। वो क्रायोजेनिक प्रणोदक वो ईंधन हो गया और जो इंजन क्रायोजेनिक प्रणोदक का उपयोग करते हैं उन्हें हम क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। तो इस तरीके से ये मुख्य रूप से 3 चरण वाला यान, प्रक्षेपण यान होने जा रहा है। ठीक है, आगे भी हम देखेंगे कि इसरो के जो अलग अलग जो लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं उसमें से कुछ 3 चरण के हैं, कुछ 4 चरण के, कुछ 2 चरण के हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये तो हो गया हमारा लोनर मॉड्यूल लॉन्चिंग व्हीकल। लेकिन इसरो ने अब तक जो लॉन्चिंग व्हीकल्स डेवलप किए हैं ये भी हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे PSLV के बारे में। ठीक है, ये मुख्य रूप से द्रव चरणों वाला तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। ठीक है, इससे पहले हम जानते हैं कि जैसे SLVs आए थे, हमारा साउंडिंग रॉकेट आया था, तो वो फर्स्ट और सेकंड लॉन्चिंग व्हीकल स्टेज के लॉन्चिंग व्हीकल थे। और ये हमारा तीसरी पीढ़ी यानी कि 3rd जनरेशन का प्रक्षेपण यान है। और यहाँ पर सिर्फ द्रव चरणों का यानी कि लिक्विड ईंधन का उपयोग किया जाता है, इसमें क्रायोजेनिक ईंधन का उपयोग नहीं किया जाता है। इसकी क्षमता की बात करें तो ये सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा, निम्न भू कक्षा और भूतुल्यकालिक अंतरण कक्षा यानी कि ट्रांसफर ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में उपग्रहों को स्थापित करने में ये सक्षम है। इसके जो प्रमुख सफल मिशन रहे हैं वो कौन कौन से हैं? चंद्रयान 1 जो 2008 में गया था और मंगल ऑर्बिटर मिशन जो कि 2013 में गया था। ये 2 इसके प्रमुख मिशन रहे हैं। यूपीएससी इस पर प्रश्न पूछ सकता है कि जो PSLV या जो चंद्रयान मिशन 1 है उसको भेजने के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था, तो वहां पर हमारा PSLV सही हो जाएगा। अगर PSLV के और उन्नत संस्करण की बात करें तो आता है हमारा GSLV। ठीक है, यह है भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। वहां पर पोलर सैटेलाइट था, है ना, कि वहां पर पोलर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पोलर मतलब कि जो निम्न भूकक्षा है उसको पोलर ऑर्बिट कहते हैं। ये जियोसिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल है, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, अर्थात कि ये और ऊंचाई तक और अधिक ज्यादा पेलोड ले जाने की क्षमता ये रखता है। ये 4थी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है और ये भी 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। ठीक है, अगर इसकी क्षमता की बात करें तो ये 2 टन की श्रेणी को 2 टन श्रेणी के उपग्रहों को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जाने की क्षमता रखता है। और इसका जो उपयोग है वो मुख्य रूप से संचार उपग्रहों में इसका को प्रक्षेपित करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि जो संचार उपग्रह हैं उनको जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में उन्हें रखा जाता है। ठीक है, ये हमारे GSLV हो गए। अब GSLV का ही और उन्नत संस्करण जो है वो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल मॉड्यूल 3 है ना। इसी को हम GSLV मार्क 3 के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये भारत का अभी तक सबसे ज्यादा क्षमता वाला लॉन्चिंग व्हीकल है। इसी को फैट बॉय भी कहा जाता है, इंडिया का या इसरो का फैट बॉय कहा जाता है। ये हैवी लिफ्ट ऑफ क्षमता से युक्त है और ये भी 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है ना। ये भी 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। ये 4 टन की श्रेणी वाले उपग्रहों को GTO तक यानी कि जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक लेके जा सकता है और लगभग 10 टन वजनी वाले उपग्रहों को लोअर अर्थ ऑर्बिट में यह प्रक्षेपित करने की क्षमता रखता है। ठीक है, और इसके जो प्रमुख मिशन है वो चंद्रयान 2 और 3 रहे हैं। चंद्रयान 2 कब गया था? 2019 में गया था और चंद्रयान 3 जो है वो 2023 में गया था। आप कमेंट में बताइए कि इसमें कौन कौन से
जो रोवर चर्चा में रहे थे, है ना, वहां पर जो रोवर एक चर्चा में रहा था 2023 वाले चंद्रयान मिशन में, तो उसका नाम आप कमेंट में बताइए। और आगामी मिशन की अगर हम बात करें तो आगामी मिशन में इसका भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये इसका आगामी मिशन होने जा रहा है। जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है BAS, ये लगभग 400 किलोमीटर, है ना, पृथ्वी की 400 किलोमीटर की कक्षा में इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। और जो इसका वजन है वो भी लगभग 10 टन के आसपास है ना, 10 टन के आसपास इसका वजन रहेगा। तो ये 10 टन के वजन को ले जाने में हमारा LMV-3 जो है वो सक्षम है, तो यही इसको आगे लेकर के जाएगा। अब ये तो हो गए कि जो भारी उपग्रह हैं उनको स्थापित करने के लिए, लेकिन कुछ छोटे उपग्रह भी लगातार इसरो के द्वारा, या फिर अब तो इसरो दूसरे देशों के भी और दूसरी संस्थाओं के भी जो सैटेलाइट्स हैं उनको प्रक्षेपित करता है। तो उसके लिए यूज किया जाता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, ये मुख्य रूप से ठोस प्रणोदक यानी कि सॉलिड ईंधन का उपयोग करता है ये। ठीक है, ये सॉलिड ईंधन का उपयोग करता है, जिसमें मुख्य रूप से Fe2O3 या फिर एल्यूमिनियम का जो एल्यूमिनियम का चूरा कह सकते हो आप, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये भी 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। इसका जो उपयोग है वो मिनी, माइक्रो और नैनो उपग्रहों, अर्थात 10 से लेकर के 500 किलोग्राम के जो वजन वाले उपग्रह हैं उनको प्रक्षेपित करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो हमने जान लिया कि इसरो के जो मुख्य जो प्रक्षेपण यान है वो क्या क्या है जो अभी तक डेवलप किए थे। लेकिन कुछ ऐसे व्हीकल्स हैं जिनका भी लॉन्चिंग व्हीकल्स जिनका इसरो के द्वारा भी एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो जो लॉन्चिंग व्हीकल्स है वो है रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल्स, अर्थात कि अभी तक हम जैसे देख रहे हैं कि कोई भी लॉन्चिंग व्हीकल होता है वो एक समय पर जाकर के वो अपना काम कर देता है, लेकिन वो वापस नहीं आता है। तो वो जो हमारी तकनीकी है या फिर जो हमारी जो इंजन उसमें यूज हुआ है, वो उसका जो पूरा ढांचा बना है वो पूरा का पूरा वो नष्ट हो जाता है, उसको हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो अब ऐसी बात की गई, लगातार वैश्विक स्तर पर भी ये बात की जा रही है कि रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल्स को बनाया जाए। तो इसरो ने इसमें 2 प्रमुख लॉन्चिंग व्हीकल बनाए हैं। पहला है रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, यानी कि उस टेक्नोलॉजी को कि रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल में किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, वो ये 2016 में इसरो ने कर दिया था ना। 2016 में इसरो ने यहां पर टेक्नोलॉजी को डिमोन्स्ट्रेट किया था। और उसके बाद इसरो के द्वारा RLV यानी कि रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल का लैंडिंग एक्सपेरिमेंट भी इसरो के द्वारा कंडक्ट किया गया था। ये फोटो काफी चर्चा में रही थी, आपने इनको देखा भी होगा। तो ये हमारी जो न्यूज है वो हमारे लॉन्चिंग व्हीकल्स के बारे में हमने काफी विस्तार से समझ लिया इनके बारे में। अब अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में हमारे लॉन्चिंग व्हीकल्स पर एक प्रश्न पूछा गया है। जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप पढ़ लीजिए एक बार और इसका आंसर जो है वो कमेंट में बताइए। चलिए, हमारी जो सेकंड न्यूज है उस पर हम आते हैं। जो हमारी सेकंड न्यूज है वो है हाइपरलूप मोबिलिटी सिस्टम के बारे में। अर्थात हाइपरलूप मोबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि काफी तेजी से जो है वो यात्रा के संदर्भ में भी और कार्गो जो है कार्गो को ले जाने के संदर्भ में भी हाइपरलूप मोबिलिटी का उपयोग किया जाता है। तो अभी क्या हुआ है कि महाराष्ट्र ने जो हाइपरलूप के निर्माण में IIT मद्रास का जो स्टार्टअप है ट्रूटर हाइपरलूप प्राइवेट लिमिटेड, ये 2022 में ये कंपनी के रूप में बना था और 2017 से ये एक कॉन्सेप्ट के रूप में IIT मद्रास में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, आप जान सकते हैं, फिर देख सकते हैं कि IIT मद्रास के द्वारा कितने एडवांस लेवल पर हाइपरलूप के संदर्भ में काम किया जा रहा है। ठीक है, तो महाराष्ट्र ने जो है IIT मद्रास के साथ में ये समझौता किया है और ये जो क्या करेगा कि नवी मुंबई में जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वहां से लेकर के और जो महाराष्ट्र का पालघर जिला है वहां के वधावन पोर्ट से इसको जोड़ेगा, जिससे कि जो कार्गो है ना, कार्गो को जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचाया जा सके। और जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो पोर्ट पर अभी काफी ज्यादा वहां पर ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक को वहां पर नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, और यहां पर ये जो प्रस्तावित है ये लीनियर इंडक्शन मोटर पर आधारित ये हाइपरलूप मोबिलिटी सिस्टम होने जा रहा है। यहां पर लीनियर इंडक्शन मोटर का संदर्भ क्या है? अभी तक जो आप पारंपरिक रूप से जो मोटर आप देखते होंगे वो रोटेशनल मोटर होती है। आप देखते होंगे जो मोटर है वो मोटर घूम रही है ना, वो रोटेशन करती है, तो वो रोटेशनल मोटर होती है। लेकिन जब जो मोटर है वो अपना फोर्स रोटेशन की बजाय एक लीनियर फॉर्म में जब वो देती है तो उसे लीनियर इंडक्शन मोटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये संक्षेप में हमने जान लिया।
अगर हम अपने एग्जाम के लिए बात करें तो वही हमारा जो GS3 का जो हमारा मॉड्यूल है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की जो उपलब्धियां हैं, क्योंकि भारत के द्वारा ही IIT मद्रास के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। साथ ही हाइपर लूप जो है वो भी चर्चा में काफी रहता है। इस पर प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि जो हाइपर लूप मोबिलिटी है वो क्या है और कैसे वो काम करती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि 2013 में सर्वप्रथम जो स्पेस एक्स के CEO हैं एलन मस्क, उनके द्वारा हाइपर लूप मोबिलिटी को लेकर चर्चा की गई और उनके द्वारा एक ओपन सोर्स दिया गया। उनके द्वारा जो रिसर्च की गई थी उन्हें ओपनली सबके लिए अवेलेबल करा दिया गया कि भाई हाइपर लूप के संदर्भ में अब आगे विश्व को काम करना चाहिए। ठीक है, तो सर्वप्रथम एलन मस्क के द्वारा इसे अल्ट्रा हाई स्पीड रेल के संदर्भ के नाम के साथ में ओपन सोर्स इसे किया गया था, सभी के लिए इसे उपलब्ध कराया गया था। ये जो काम करती है ये मैग्नेटिक लेविटेशन के रूप में ये काम करती है, मैगलेव जिसे संक्षेप में कहते हैं। अब ये मैग्नेटिक लेविटेशन क्या होता है ये हम जानते हैं। देखिए, जो ये एक ट्यूब है, ठीक है, ये एक ट्यूब है। इस ट्यूब में इसको परिवहन व्हीकल या फिर इसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल कहेंगे। यहाँ पर जो यात्री हैं वो बैठे हुए हैं, ये सीटें हैं, या फिर यहाँ पर कार्गो भी जा सकता है या फिर सामान भी जा सकता है। यहाँ पर ये बैटरियां लगी हुई हैं और जो नीचे पटरी जो है, पटरी की बजाय यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए यहाँ पर कॉइल्स लगी हुई होती हैं। और जो मैग्नेटिक लेविटेशन है वो कैसे काम करता है कि यहाँ पर भी अगर नॉर्थ पोल बन जाए, है ना, और यहाँ पर भी अगर नॉर्थ पोल बन जाए तो ये दोनों आपस में चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे। तो यहाँ पर जो ये हमारी जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो यहाँ पर हवा में, अब ग्रेविटी के कारण वो नीचे आना चाहता है, वो नीचे फोर्स लगा रहा है, लेकिन जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो सेम पोल का है, नॉर्थ पोल है, या फिर दोनों साउथ पोल भी हो सकते हैं। तो वो क्या है, वो इसको रिपल्स कर रहा है। तो एक तरीके से ये हवा में सस्पेंडेड हो जाता है ना, हवा में एक तरीके से ये होवर करता है कि ये हवा में रहता है। और फिर जो मोटर इसमें लगी हुई है, पीछे जो मोटर लगी हुई है वो इसको आगे की तरफ होवर करती है, यानी कि आगे की तरफ उसे वो धक्का देती है, तब वो चलता है। ठीक है, तो इनको जो है पोड्स कहा जाता है। जो ये पूरा का पूरा एक ट्यूब है इसको पोड्स कहा जाता है कि ये एक पोड है, इसमें चाहे कार्गो लेकर के जाएं चाहे इसमें यात्री जाएं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और क्या है इसमें, और ये कम दबाव वाली एक ट्यूब होती है ना। यहाँ पर जो दबाव है या फिर इसमें जो वायु है, वायु ना होकर के इसमें वैक्यूम बनाया जाता है, जिससे कि आगे से लगने वाला, जो हम अपनी नॉर्मल जो ट्रेन्स देखते हैं उसमें आगे से वायु का फोर्स लगता है जो उसकी गति को धीमा करता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये वायु है इसको यहाँ पर वैक्यूम कर दिया जाए, है ना, यहाँ से निकाल दिया जाए वायु को, तो यहाँ पर सामने इसको जो फ्रिक्शन है, जो हवा से मिलने वाला घर्षण है वो नहीं मिलेगा। इससे और त्वरित गति से ये हमारी जो ट्यूब है वो चल पाएगी। ठीक है, अब इसकी जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में हम बात करें कि हाइपर लूप एक सीलबंद ट्यूब में काम करता है ना। ये जो सीलबंद ट्यूब है ये मुख्य रूप से स्टील की होती है। ठीक है, स्टील की ये ट्यूब होती है, काफी मजबूत ट्यूब होती है, क्योंकि अंदर यहाँ पर हम वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, जबकि बाहर तो जो दबाव वो लगी रहा है। तो यहाँ पर एक मोटी सीट वाली स्टील ट्यूब की जरूरत यहाँ पर होती है। निर्वात यहाँ बनाया जाता है ना, वैक्यूम यहाँ पर बनाया जाता है, और मैग्नेटिक लेविटेशन की मदद से पोर्ट्स जो ट्रैक से कुछ ऊपर होवर करते हैं ना, वहां पर वो सस्पेंडेड रहते हैं और वो आगे पीछे होवर करते हैं। ठीक है, लीनियर इंडक्शन मोटर का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, जो कि पोर्ट्स को 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की सैद्धांतिक गति प्रदान करने की क्षमता यहाँ रखते हैं। सैद्धांतिक गति का मतलब है कि अभी तक ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है, ये सिर्फ थ्योरी में ये बात है कि थ्योरेटिकली लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार यहाँ पर इन मोटर्स के द्वारा प्रदान की जाएगी। वो सैद्धांतिक है, अभी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये, और अगर इसके प्रमुख घटकों की बात करें हम, तो प्रमुख घटक जैसे मैंने बताया था आपको, स्टील ट्यूब है, लगभग 100 पास्कल के दबाव से ये इसको सहन करने की इसकी क्षमता होनी चाहिए। प्रेशराइज्ड कैप्सूल्स होते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर जो कैप्सूल हैं, ठीक है, ये जो कैप्सूल हैं इसके अंदर अगर यात्री बैठेंगे तो यहाँ पर हमें एक सर्टेन मात्रा में वायु दाब बनाए रखने की आवश्यकता होगी। तो उस वायु दाब को बनाए रखने के लिए यहाँ पर ये प्रेशराइज्ड कैप्सूल यहाँ पर उपयोग किए जाएंगे। ठीक है, एयर फ्लो के लिए कंप्रेसर होगा, जो कंप्रेसर है वो यहाँ से
वायु को निकालेगा, यहां से बाहर निकालेगा, वैक्यूम क्रिएट करेगा आगे। ठीक है, और एयर बेयरिंग सस्पेंशन का यहां उपयोग किया जाएगा। ठीक है, एयर बेयरिंग सस्पेंशन क्या होते हैं? अगर सस्पेंशन अगर गाड़ियों में आपने देखा हो तो पहले कमानी वाले सस्पेंशन होते थे, है ना, जो लोहे की प्लेट्स लगी हुई होती थी अलग अलग, वो कमानी सस्पेंशन होता था। उसके बाद में लिक्विड सस्पेंशन आने लगा। अगर बाइक्स वगैरह में देखोगे तो बाइक में जो आगे का शोकर लगा हुआ होता है वो लिक्विड सस्पेंशन वहां पर होता है। और अगर आप बहुत ही अच्छी गाड़ियों को अगर देखते हैं, या फिर अगर आपने वंदे भारत ट्रेन को अगर आपने देखा हो, तो वहां पर जो एयर बेयरिंग सस्पेंशन लगे हुए होते हैं, अर्थात कि जो वहां पर सस्पेंशन है उसके लिए हवा का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर भी एयर बेयरिंग सस्पेंशन को यहां पर यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रमुख जो खबर है वो हो गई। अब हम जाने इस बारे में कि भाई इसके लाभ क्या है, जो हाइपरलूप मोबिलिटी है उसके लाभ क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले ऑन डिमांड रिस्पॉन्स यहां पर होगा कि ट्रेन को, जो ट्रेन है अगर ऐसा लगता है कि ट्रेन, क्योंकि वो मोटर की वजह से ही होवर कर रही है, मोटर को अगर बंद कर दिया जाएगा तो वो होवर करना बंद कर देगी। ठीक है, तो 10 से 30 सेकंड के अंतराल में बिना टक्कर के संचालन या पटरी से उतरने का जोखिम यहां पर नहीं होगा। ठीक है, मौसम संबंधी दबाव को सहने में सक्षम होगा, क्योंकि ये जो हमारा हाइपरलूप बनेगा, जो ट्यूब बनेगी वो जमीन के अंदर बनेगी, इसलिए ये मौसम संबंधी दबाव को सहने में सक्षम होगा। खराब मौसम के प्रति कम सुभेद्य होगा, क्योंकि खराब मौसम का यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ट्रैक के मुड़ने की समस्या यहाँ पर नहीं होगी। साथ ही यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों पर कम असर रहेगा। ठीक है, सुरंग निर्माण अगर होती है तो सुरंग निर्माण में आसानी होगी, क्योंकि वो जमीन के नीचे से जाएगी। छोटे स्टेशनों की यहाँ पर आवश्यकता होगी, बड़े स्टेशन नहीं चाहिए होंगे, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि बड़ी ट्रेन चाहिए उसके लिए, और बड़ी ट्रेन के लिए बड़ा स्टेशन चाहिए, उतने बड़े स्टेशन की जरूरत नहीं होगी यहाँ पे। कार्बन उत्सर्जन में कटौती होगी, है ना। ये हाई स्पीड रेल की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक ऊर्जा कुशल है, क्योंकि इसमें जो ईंधन का उपयोग किया जा रहा है वो यहाँ पर बैटरीज का उपयोग किया जाएगा। और अभी हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लेकर के काफी ज्यादा हमारी सरकार भी उसके लेकर के चर्चा कर रही है, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक बैटरीज का उपयोग किया जाएगा। मैगलेव डिजाइन और निम्न दबाव वाले वैक्यूम ट्यूब्स में संचालन होगा, जिसकी वजह से जो एयर फ्रिक्शन है वो यहाँ पर कम लगेगा, और एयर फ्रिक्शन कम लगने की वजह से जो ऊर्जा का ह्रास है वो यहाँ पर कम होगा। ठीक है, विद्युत को स्टोर करने हेतु बैटरी का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये उससे भी कार्बन उत्सर्जन में कटौती होगी। शिपिंग और लॉजिस्टिक्स में सुधार हो गए, क्योंकि 40 फीट के बराबर जो कंटेनर है वो यहाँ पर ले जाने में सक्षम होगा, और काफी तेज गति से ये लेकर के जाएगा, तो शिपिंग हमारा लॉजिस्टिक में काफी सुधार होगा। क्यों, और जो ट्रक परिवहन उत्सर्जन है ना, जो ट्रकों की वजह से जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसकी रोकथाम में ये सहायता करेगा। गति की बात करें तो लगभग 1000 से लेकर के 1200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की यहाँ पर गति होगी, जो कि हाई स्पीड जो रेल है उससे 3 गुना अधिक, और पारंपरिक रेल से 10 गुना अधिक यहाँ पर जो इसकी गति है वो रहेगी। और साथ ही ये चालक रहित होगा, तो इससे मानवीय त्रुटि होने की संभावनाएं भी यहाँ पर कम होगी। तो ये तो हमने इसके लाभ देख लिए, लेकिन इस लाभ के साथ साथ में बहुत सारी चिंताएं भी इससे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये अभी तक सिर्फ संकल्पना के चरण में है। जैसे मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था कि 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की सैद्धांतिक गति की बात हो रही है, अभी तक उस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है। तो ये भी सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, ये अभी तक थ्योरी भी नहीं बना है, और इसका अभी तक कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं हुआ है। लेकिन हमारी IIT मद्रास इस पर लगातार काम कर रही है, उनकी जो ट्यूटर हाइपरलूप कंपनी है वो इस पर काम कर रही है। इसकी लागत काफी उच्च होने वाली है। अगर लागत की बात करें तो प्रति मील लगभग 25 से 27 मिलियन डॉलर की यहाँ पर आवश्यकता होगी। तो इतनी भारी लागत के साथ अगर इसको डेवलप किया जाएगा तो अभी इसमें काफी टाइम लग सकता है। सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी यहाँ पर है कि अगर जमीन के अंदर जो पोर्ट्स हैं, क्योंकि वहां पर बैटरीज का उपयोग किया जा रहा है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो उससे जो आग लग सकती है, या फिर अगर मान लीजिए कोई भूमि धंसाव जैसी घटना अगर हो जाती है, या उस जो वो सुरंग है उस सुरंग में अगर कोई धंसाव की घटना हो जाती है, अगर किसी भी तरह की दुर्घटना होती है, तो वहां से लोगों को बाहर निकालने में कठिनाई यहाँ पर होगी। ठीक है, ट्यूब में निर्वात को बनाए रखना एक चुनौती होगा, क्योंकि जो ये हाइपरलूप काम करेगा वो वैक्यूम में जाएगी वो ट्यूब्स, तो वो ट्यूब्स में निर्वात बनाए रखना एक चुनौती है। साथ ही जो ट्यूब का निर्माण है वो यथासंभव रूप से सीधे करना होगा, कि वो जो ट्यूब बनेगी या सुरंग बनेगी वो एक सीधी दिशा में बनेगी। तो उसके लिए नए तरह के विनियमन की आवश्यकता होगी, नए नियम बनाने होंगे, भूमि अधिग्रहण के संदर्भ में अलग नियम बनाने पड़ेंगे हाइपरलूप के संदर्भ में, तो वो एक समस्या हो सकती है। तो ये सारी जो है ये कुछ प्रमुख व्यवहारिक चुनौतियां हैं। तो यहाँ पर
तो अब हम बात करते हैं कि हाइपरलूप प्रौद्योगिकी से जुड़ी तकनीकी और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को दूर करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। ये कुछ सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं। निरंतर अनुसंधान और विकास तथा नए विनियामकीय फ्रेमवर्क अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर हमने चुनौतियां भी देख ली, क्या मुद्दे हैं और उसका क्या समाधान हो सकता है, उस पर भी हमने बात कर ली है। ठीक है, तो हाइपरलूप पर अभी तक यूपीएससी द्वारा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन भविष्य में प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी इस पर प्रश्न पूछने की संभावना पूरी है। अब जो हमारी अगली न्यूज है वो है सुंदरबन से संबंधित, है ना। सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की गई है और अब वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। अगर आप अभी कमेंट में बताना चाहें तो बताइए कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, उसे कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, तो ये हमारी न्यूज है कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो GS 3 का पाठ्यक्रम है वो पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में उससे रिलेटेड है। साथ ही प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स में टाइगर रिजर्व पर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही जो हमारा टाइगर्स को लेकर के जो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर है उस पर भी यूपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आगे हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि इस पर क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा सुंदरबन है वो अभी उसमें क्या हुआ है कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो है NBWL ने सुंदरबन के टाइगर रिजर्व के क्षेत्रफल में विस्तार का जो पश्चिम बंगाल का प्रस्ताव है इसको मंजूरी दे दी है। लगभग 20 वर्ष पुराना ये प्रस्ताव था, है ना। और अब क्या हुआ है कि सुंदरबन में जो दक्षिणी 24 परगना राज्य है, दक्षिण 24 परगना जिला है, उस जिले के भी कुछ क्षेत्र को, उसके जो वन क्षेत्र है उसको अब सुंदरबन टाइगर रिजर्व में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, अब अगर हम राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अगर बात करें तो इसका जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है और इसका जो उपाध्यक्ष है वो हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये मुख्य रूप से जो वन्य जीव है, वन्य जीव संरक्षण में सरकार को सलाह देने का ये कार्य करता है। और जो हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट जो हम देखते हैं उसको शेप करने में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और 1972 में ये एक्ट आया था और 1972 में ही NBWL को सांविधिक दर्जा दे दिया गया था ना। अब अगर आपसे कभी ये प्रश्न पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है वो सांविधिक संस्था है या नहीं, तो वो सांविधिक संस्था वर्तमान में वो है। ठीक है, सबसे बड़े टाइगर रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है और भारत में कुल अभी तक 58 टाइगर रिजर्व है ना। उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पर है, आप रोक करके आराम से यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर आपको बताना चाहूँ इसमें, तो देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये हमारा हिमाचल है, ये पंजाब है, हरियाणा है, इनमें कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है। साथ ही गुजरात में कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है। तो अगर मान लीजिए कभी स्टेटमेंट में यूपीएससी इस तरह का कोई प्रश्न देता है कि भाई ये टाइगर रिजर्व हिमाचल में अवस्थित है, तो हिमाचल में कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ। और देखिए यहाँ पर वाल्मीकि और सुंदरबन बिहार में, और जो हमारा पश्चिम बंगाल है उसमें सिर्फ एक एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है, उसी तरीके से आंध्र प्रदेश में भी एक ही टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है यूपीएससी इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकती है। तो ये हम इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें कि जो टाइगर रिजर्व है उसे घोषित कैसे किया जाता है, साथ ही टाइगर रिजर्व के क्षेत्रफल में जो यहां पर अभी बदलाव किए गए हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइगर रिजर्व को घोषित कैसे किया जाता है। जो टाइगर रिजर्व है उसको राज्य सरकारें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38V के तहत अधिसूचित कर सकती है। तो इसकी जो, और इसमें जो NTCA है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उससे ये सलाह लेकर के ये करती है। तो इसका जो चरण है, कौन कौन से चरण है, सबसे पहले राज्य जो है वो राज्य NTCA को प्रस्ताव देता है कि भाई हम अपने इस क्षेत्र को या फिर इस राष्ट्रीय उद्यान को हम जो हमारा टाइगर रिजर्व घोषित करना चाहते हैं। अब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38V जिसकी हमने चर्चा की थी, उसके अंतर्गत NTCA विस्तृत विवरणों की यहां पर मांग करते हुए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी यहां पर देता है ना। तो वो जांच करता है कि भाई आप क्यों इसे टाइगर रिजर्व घोषित करना चाहते हैं, यहाँ पर कितने टाइगर्स हैं, यहाँ पर उसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उस पर NTCA उसकी जांच करता है और फिर वो अपनी सैद्धांतिक मंजूरी वो है वो प्रदान करता है।
और उसके बाद एनटीसीए की समुचित जांच के बाद राज्य के प्रस्ताव को की सिफारिश एनटीसीए जो है वो हमारा जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है उसको वो करता है, राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण बोर्ड जो है उसको वो करता है, और वहां से उसको मंजूरी मिलती है। और फिर जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार संबंधित क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करती है, यानी कि उसको वो नोटिफाइड करती है अपने जो उनका राज्य सरकार का जो गजट है उसमें वो नोटिफाइड करके उसे टाइगर रिजर्व घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई घोषित करने की प्रक्रिया। अब उसके अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन करना हो तो वो कैसे किया जाएगा? ठीक है, तो क्षेत्रफल में बदलाव की जो प्रक्रिया है वो है, उसे जो बताया गया है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 38W1 के तहत ये बताया गया है। इसके अनुसार जो एनटीसीए है, एनटीसीए की सिफारिश यहाँ पर राज्य सरकार एनटीसीए को करेगा, और एनटीसीए की सिफारिश और जो हमारा एनबीडब्ल्यूएल है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, उसके वो इसको मंजूरी प्रदान करेगा। और अगर वो मंजूरी प्रदान नहीं करता है तो यहाँ पर सीमाओं में बदलाव नहीं किया जा सकता, और इसके लिए भी राज्य से ही प्रस्ताव यहाँ पर लिए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर कोई राज्य चाहे कि भाई मैं अपने इस जो मैंने टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था उसको डीनोटिफाई कर दिया जाए या फिर उसको टाइगर रिजर्व से हटा दिया जाए, क्योंकि टाइगर रिजर्व जब घोषित करेगा तो उस पर एनटीसीए की कई तरह की गाइडलाइंस वहां पर रहेंगी टाइगर रिजर्व को लेकर के। तो अगर कोई राज्य चाहे तो वो अपनी मर्जी से जो टाइगर रिजर्व है उसको हटा नहीं सकता है, उसके लिए उसे एनटीसीए और जो हमारा एनबीडब्ल्यूएल है उसकी मंजूरी वहां पर चाहिए होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी इसके बारे में। अब बात करते हैं हमारे सुंदरबन के बारे में। सुंदरबन जैसा आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, और ये बंगाल की खाड़ी के पास में अवस्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के जो तटीय जिले हैं उसमें सुंदरबन टाइगर रिजर्व अवस्थित है। इसकी जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि ये विश्व का एकमात्र मैंग्रोव वन है जहां पर विशाल आबादी में बाघ पाए जाते हैं या टाइगर्स पाए जाते हैं। बांग्लादेश के अलावा सिर्फ सुंदरबन टाइगर रिजर्व ही है जहां पर इतनी बड़ी मात्रा में टाइगर पाए जाते हैं मैंग्रोव वनों में। ठीक है, अगर इसकी सीमाओं की बात करें तो यह बांग्लादेश के साथ इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, और यहाँ पर कुछ प्रमुख नदियां हैं, हरिणभंगा, रायमंगर और कालिंदी नदी यहाँ पर सीमा का निर्माण करती हैं। ठीक है, अगर दक्षिण में देखें तो दक्षिण में ये बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। ठीक है, अगर पश्चिम में देखें तो इसकी पश्चिमी सीमा मातला नदी से बनी हुई है, और उत्तर पश्चिम की ओर विद्या और गोमती नदियों से घिरा हुआ है। तो ये प्रमुख नदियां यहाँ पर हैं, इसको आपको जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी किस नदी के किनारे कौन सा टाइगर रिजर्व अवस्थित है इसके बारे में लगातार प्रश्न यूपीएससी पूछता रहता है। हर 2-3 साल में ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, और जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है जो कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व का ही हिस्सा है, वो प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल भी है, और साथ ही सुंदरबन जैव मंडल रिजर्व का भी ये हिस्सा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगर हम मैंग्रोव की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए ये तो हमारा रॉयल बंगाल टाइगर है, और ये जो छोटे छोटे यहाँ पर झाड़ियां दिख रही हैं यही मैंग्रोव्स होती हैं। अगर आपने कभी चक्रवात के संदर्भ में अगर कभी आपने आपदा प्रबंधन को पढ़ा हो या सुनामी के संदर्भ में पढ़ा हो, तो जो मैंग्रोव है वो आपदा प्रबंधन के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, और वो यहाँ की पारिस्थितिकी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि मैंग्रोव दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो समुद्र किनारे दलदली क्षेत्र होता है उसमें पाए जाते हैं। उसके लिए थोड़ा सा लवणीय और शुद्ध जो जल है, वो स्वच्छ जल जो है वो उसके लिए आवश्यक होता है। तो मैंग्रोव को भी आपको यहाँ पर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हम न्यूज़ ही कवर कर रहे हैं, तो बहुत ही विस्तार से हम बात नहीं कर पाएंगे मैंग्रोव के बारे में, लेकिन आपको मैंग्रोव के बारे में पढ़ना चाहिए कि मैंग्रोव का क्या योगदान हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में होता है। अब ये 2017 में यूपीएससी द्वारा पूछा गया एक प्रश्न है, एम स्ट्राइप शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर एम स्ट्राइप की बात हो रही है। कुछ दिन पहले जो एनवायरमेंटल डीएनए जो है वो भी चर्चा में रहा था, तो उसके बारे में पढ़िए कि एनवायरमेंटल डीएनए का उपयोग किस तरीके से जो हमारी जातियां हैं, स्पीसीज हैं, उनकी पहचान के लिए उसका उपयोग किया जाता है, वो भी आपको पढ़ना चाहिए। चलिए, हमारी जो अब अगली खबर है उस पर हम आते हैं। अगली खबर हमारी मुद्रास्फीति के संदर्भ में है। तो आप सभी को पता होगा कि जो भारत की मौद्रिक नीति है उसका लक्ष्य ये है कि जो मुद्रास्फीति दर है वो 4% ±2 के बैंड के साथ में वो बनी रहनी चाहिए, अर्थात
2% से लेकर के 6% के बीच में भारत में मुद्रास्फीति की दर बनी रहनी चाहिए। उसी के संदर्भ में लगातार हमारी मौद्रिक नीति प्रयास करती है। तो उसी के संदर्भ में भारत के द्वारा फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग को रखा गया था। जैसे फ्लेक्सिबल यही हुआ ना कि 2 से 6% के बीच में, तो ये फ्लेक्सिबल टारगेटिंग है, किसी एक पिन पॉइंट को यहां पर नहीं रखा गया है कि इतने प्रतिशत ही होना चाहिए। तो ये फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग है। तो इस ढांचे का उपयोग करने से आरबीआई के जो दस्तावेज है उसने कहा है कि जो वैश्विक चुनौतियां रही हैं, उन वैश्विक चुनौतियों में ये एफआईटी ढांचा भारत के लिए उपयोगी रहा है ना। जो हमने फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग को उपयोग किया है वो भारत के लिए उपयोगी रहा है। भारत की मुद्रास्फीति इस टाइम पीरियड में कंट्रोल में रही है, ठीक है। और ये एफआईटी ढांचे की दूसरी 5 वर्षीय समीक्षा यहां पर शुरू होने जा रही है, ठीक है। अगर हम एफआईटी ढांचे की बात करें तो मई 2016 में इसे आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन करके इसे स्थापित किया गया था। और जिसका उद्देश्य था वो था आर्थिक विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कीमतों में स्थिरता बनाए रखना। तो ये इसका लक्ष्य था। अब जो ये पेपर है, ये पेपर क्या कहता है, इस पेपर के प्रमुख अवलोकन क्या रहे थे, इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहां कहा गया है कि 2016 में एफआईटी की शुरुआत से लेकर के 2019 के अंत तक औसतन लगभग 4% यहां पर जो मुद्रास्फीति है वो रही थी। जैसा कि हम मैप में भी देखते हैं कि 2016 में यहां पर शुरू हो रही है, तो यहां पर लगभग 4.5% और 2019 तक लगभग 3.4%, तो 4% के आसपास यहां पर मुद्रास्फीति यहां पर लगातार बनी रही। उसके बाद 2020 में कोरोना आ गया, 2020 में कोरोना आया और 2023 में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो खाने पीने की वस्तुएं हैं और ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई, जिसकी वजह से मुद्रास्फीति का लक्ष्य जो है वो अधिकतम 6% और न्यूनतम 2% का जो लक्ष्य रखा गया था उससे ऊपर चली गई थी। जैसा कि यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं कि 2020 में कोविड आया था उसकी वजह से, और 2022-23 में जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ उसकी वजह से जो खाद्य आपूर्ति है, जैसा और जो खाद्य सामग्री है उसकी आपूर्ति है, और जो ऊर्जा जरूरतें हैं भारत का, जो भारत रूस से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करता है, और अगर वैश्विक रूप स्तर पर भी क्रूड ऑयल में और जो खाने पीने की चीजें उनके कीमतों में वृद्धि हुई थी, क्योंकि यूक्रेन जो है वो गेहूं का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, जिसकी वजह से रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध होने की वजह से मुद्रास्फीति वैश्विक स्तर पर ही बढ़ी थी। तो भारत की मुद्रास्फीति भी यहां पर बढ़ी थी, ये बताया है यहाँ पे। उसके बाद सरकार ने आपूर्ति बढ़ाने वाले कदमों, महंगाई रोकने वाली मौद्रिक नीतियों, है ना, मौद्रिक नीतियों जो आप लगातार देखते होंगे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को लेकर के आरबीआई या मौद्रिक नीति द्वारा लगातार रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, वो मौद्रिक नीतियां हुई। साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम होते कच्चे माल और कमोडिटी की कीमतों की वजह से मुद्रास्फीति फिर से कम होकर के नियंत्रण में आ गई है। ये मैप के माध्यम से हम देख सकते हैं कि ये 6.7 2022-23 में चली गई थी, और फिर 2023-24 में 5.4, 2024-25 में 4.6, और अभी 2025-26 जो हमारी करंट जो वर्ष चल रहा है उसमें लगभग 3.1 के आसपास में हमारी मुद्रास्फीति यहाँ पर बनी हुई है। तो ये प्रमुख अवलोकन इसका रहा कि आप देख सकते हैं कि भारत की मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है ना। जबकि 2016 में, इससे पहले अगर देखते हो आप, तो 2012-13 में 10%, 9.5%, लगभग 6%, 5%, इतनी ज्यादा मुद्रास्फीति लगातार वहां पर थी। लेकिन जो 2016 में हमने एफटीआई को अडॉप्ट किया या फिर उसकी स्थापना की, उसके बाद से मुद्रास्फीति लगातार कंट्रोल में रही है। ये मुख्य इसकी फाइंडिंग रही है। अब इस रिपोर्ट में कुछ और मुद्दे उठाए गए हैं, उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें कौन कौन सी वस्तुएं उसमें शामिल हैं और उनमें क्या उसकी अलग अलग जो कमोडिटी है उसका कितना भारांश है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो ये सीपीआई बास्केट यहाँ बताई गई है कि खाद्य का जो भारांश है वो लगभग यहाँ पर 45.86% है ना। ये पूरा यहाँ पर खाद्य सामग्री का बास्केट है ना। जब सीपीआई को कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें जो भारांश है वो खाद्य सामग्री का लगभग इतना है। अगर ऊर्जा जरूरतों की बात करें, ईंधन और विद्युत की, तो वो लगभग यहाँ पर 6.84% है। तो ये दोनों कंबाइंड करके लगभग 50% के आसपास हो जाती है ना। और जो इसमें जो यहाँ पर इनमें लगातार यहाँ पर मौद्रिक जो इनके मूल्य है, मूल्यों में लगातार वृद्धि या कमी यहाँ पर बनी रहती है, जिससे कि एक अस्थिरता यहाँ पर बनी रहती है। तो ये हमारे आगे की जो रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है उसको समझने में ये हमारी हेल्प करेगा। और वहीं अगर हम आवास की बात करें तो आवास में लगभग 10% के आसपास, और जो मिसलेनियस है उसमें लगभग 28% के आसपास यहाँ पर जो भारांश है वो यहाँ पर सीपीआई बास्केट में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम अब जानते हैं कि इसकी जो आगे फाइंडिंग्स हैं वो क्या यहाँ पर कहती हैं। ठीक है,
तो इसमें कुछ मुख्य रूप से वाद विवाद दिए गए हैं कि जो हमारा एफआईटी है, एफआईटी के अंतर्गत जो हमने प्रावधान किए हैं उसमें क्या उसका अच्छा रहा है और क्या उसकी कमी रही है, ये यहाँ पर बताई गई है। तो सबसे पहले ये बात कर रहा है कि बेंचमार्क जो बनाया गया है वो पर हेडलाइन मुद्रास्फीति को लक्षित करना या नहीं, कि अभी तक हम यहाँ पर हेडलाइन मुद्रास्फीति को हम उपयोग कर रहे हैं क्योंकि हेडलाइन मुद्रास्फीति के अंतर्गत खाद्य और जो ऊर्जा जरूरतें हैं उनको जब शामिल किया जाता है तो उसे हेडलाइन मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर कहा गया है कि जो उपभोग बास्केट है, सीपीआई बास्केट जो है, उसमें 50% से अधिक का हिस्सा खाद्य और ईंधन का है, जिससे कि ये इसको अच्छा बनाता है कि इसके माध्यम से हम अगर अपनी खाद्य बास्केट या उपभोग बास्केट के अंतर्गत खाद्य और ईंधन को अगर हम रखेंगे तो हम ज्यादा बेहतर रूप से अपनी मौद्रिक नीति बना पाएंगे और जो हमारी मुद्रास्फीति है उसको ज्यादा बेहतर तरीके से टारगेटेड वे में कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन इसके विरोध में बताया गया है क्योंकि खाद्य और ईंधन की मुद्रास्फीति लगातार अस्थिर होती है, उसके मूल्यों में लगातार बदलाव होता रहता है, जिसकी वजह से क्योंकि ये आपूर्ति संचालित और मौद्रिक नीति के प्रति कम संवेदनशील होती है कि जो खाद्य सामग्री है और ईंधन है, जो मौद्रिक नीति है वो मुख्य रूप से सेंट्रल बैंक की जो नीतियां हैं कि रेपो रेट क्या होगी, रिवर्स रेपो रेट क्या होगी, बैंक किस तरीके से ऋण देंगे, कितनी बाजार के अंदर तरलता होगी, उस तरह की जो मौद्रिक नीति होती है उसके प्रति ये खाद्य और ईंधन की जो मुद्रास्फीति है वो यहाँ पर कम संवेदनशील होती है, उससे ये कम प्रभावित होती है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि भाई ये इसका नुकसान रहा है कि हेडलाइन हमने यहाँ पर हेडलाइन इन्फ्लेशन को यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर सुझाव दिया गया है कि यहाँ पर कोर मुद्रास्फीति एक बेहतर बेंचमार्क बन सकती है। हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति दोनों के बीच में बेसिक अंतर यही है कि जब जो सामान्य उपभोग की वस्तुएं हैं उनको जब उपयोग किया, उनको जब उनको लेकर के जब मुद्रास्फीति निर्धारित की जाती है उसे कोर मुद्रास्फीति कहते हैं। और जब उस कोर मुद्रास्फीति में हमारी खाद्य और ईंधन को भी अगर शामिल कर लिया जाता है तो उसे हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, 4% का जो हमने मुद्रास्फीति लक्ष्य रखा है उसकी क्या उपयुक्तता रही है ना, जो इससे क्या हुआ कि जो लक्ष्य बढ़ाने से विश्वसनीयता कम हो सकती है। तो यहां पर जो 4% का लक्ष्य रखा गया है वो हमारे बीच में एक विश्वसनीयता बनाता है, लोगों के बीच में विश्वास बनाए रखता है। इसे घटाना भी उचित नहीं होगा क्योंकि वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति जोखिम अधिक है, क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति में लगातार यहाँ पर बदलाव होते रहते हैं। तो उस तरीके से अगर इसको कम कर दिया जाएगा, अगर 4% को घटा करके, तो हम उसको प्राप्त करने में हमें परेशानी होगी। ठीक है, कम मुद्रास्फीति लक्ष्य दीर्घकालिक समृद्धि की संभावना को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उच्चतर लक्ष्य रखने की आवश्यकता है यहाँ पर। क्योंकि जब भी कोई डेवलपिंग नेशन है, कोई डेवलपिंग नेशन है, वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो भी लगातार बढ़ रही होती है। तो मुद्रास्फीति अगर ज्यादा होगी तो आर्थिक गतिविधियां ज्यादा होंगी, ज्यादा मांग क्रिएट होगी, ज्यादा वहां पर आपूर्ति क्रिएट होगी, उसकी वजह से जो आर्थिक समृद्धि है वो और ज्यादा हो सकती है। ये यहां पर कहा गया है कि अगर हम कम मुद्रास्फीति लक्ष्य रखेंगे तो दीर्घ काल में ये हमारी जो समृद्धि की संभावनाएं हैं उसको ये प्रभावित कर सकता है। इसलिए यहां पर 4% ज्यादा का लक्ष्य रखने की बात यहां पर कही जा रही है। साथ ही यहाँ पर जो टॉलरेंस बैंड है ±2% का, उसकी क्या उपयुक्तता रही है, वो कहता है कि आघातों के कारण उतार चढ़ाव को समायोजित करने हेतु लचीलापन इससे मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ±2% है, 2% से 6% तक का एक बैंड मिल जाता है हमें, तो ये लचीलापन मिलता है। साथ ही समृद्धि मुद्रास्फीति को बीच में यहाँ पर संतुलन बन पाता है कि जो हमारी डेवलपमेंट या ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में संतुलन यहाँ पर बन जाता है। भारत की उपभोग बास्केट में खाद्य का हिस्सा अधिक है, जो इसे और भी मजबूत बनाता है, क्योंकि जो मुख्य रूप से उपभोग की सामग्री है वो तो खाद्य ही है, और खाद्य बास्केट जो पूरी जो बास्केट है, हमारी सीपीआई बास्केट है, उसमें खाद्य का जो हिस्सा है वो लगभग 45% है। तो वो इसे और बेहतर बनाता है, जिससे कि जो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर मिली हुई है 2 से 6% के बीच में, उसका बेहतर उपयोग यहाँ पर हम कर पाते हैं। ये कह रहा है कि एफआईटी को अपनाने के बाद से हेडलाइन मुद्रास्फीति की अस्थिरता में कमी आई है, कि अब जो हेडलाइन मुद्रास्फीति है वो अब अधिक अस्थिर होने लगी है। संभावित रूप से कम खाद्य हिस्सेदारी वाली संशोधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी कि जो हमारा सीपीआई बास्केट है उसमें जो खाद्य सामग्री है उसको अब कम किया जाना चाहिए, उसकी संभावना, उसकी जो परसेंटेज है उसको कम किया जाना चाहिए, जिससे कि हेडलाइन मुद्रास्फीति की अस्थिरता को
और कम किया जा सके, है ना। अभी हेडलाइन मुद्रास्फीति कम है, लेकिन उसको और कम किया जा सकेगा अगर हम खाद्य हिस्सेदारी को यहां पर कम कर देंगे, क्योंकि वो लगभग 45% के आसपास बनी हुई है। साथ ही यहां पर रेंज टारगेटिंग जो है वो यहां पर 2 से 6% की जो रेंज है उसके संदर्भ में क्या पक्ष में तर्क रहा है यहां पे कि आर्थिक आघातों का सामना करने के लिए केंद्रीय बैंकों को अधिक लचीलापन यहां पर प्रदान हुआ है। मुद्रास्फीति पूर्वानुमानों में अनिश्चितताओं को स्वीकार करती है, क्योंकि यहां पर जो मुद्रास्फीति अगर 1 पॉइंट पर हो, अगर मान लीजिए हम 4% ही रख देते तो उससे जो बाजार में अनिश्चितताएं आने वाली हैं उसके लिए केंद्रीय बैंक नीतियां बेहतर ढंग से नहीं बना पाएगा। लेकिन एक 2 से 6% की रेंज अगर मिल जाती है केंद्रीय बैंक को तो वो ज्यादा बेहतर मौद्रिक नीतियां वो बना सकता है। ठीक है, यहां पर कहा है कि पॉइंट टारगेट यानी बिंदु लक्ष्य की बजाय सीमा लक्ष्य का उपयोग करने से नीतिगत अस्पष्टता उत्पन्न हो सकती है। ये कह रहा है कि भाई 2 से 6% के बीच में जब टारगेट दिया गया है तो ये एक तरीके से जो विश्वसनीयता है या अस्पष्टता है वो हो सकती है कि भाई 2 से 6 के बीच में कितने % को यहां पर लक्ष्य रखा जाए, तो ये अस्पष्टता इससे हो सकती है जिसकी वजह से विश्वास की कमी हो सकती है और वित्तीय अनुशासन में गिरावट यहां पर हो सकती है। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो पॉइंट टारगेट है वो यहां पर वो रखा जाना चाहिए। तो ये मुख्य रूप से था कि भाई जो एफआईटी के फायदे क्या हैं, इनको हम लाभ के रूप में देख सकते हैं कि एफआईटी के लाभ क्या है ना, और क्या उसकी सीमाएं हैं, है ना। ये सीमाएं इसके संदर्भ में अगर कभी मान लीजिए यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछता है लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को संदर्भ में, तो ये आपके मुख्य पॉइंट्स यहां पर हो जाएंगे। ठीक है, खाद्य मुद्रास्फीति पर पिछले साल भी यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था मेंस में, तो उसको भी आप पढ़िएगा आराम से। चलिए, अगर हम अपनी आज की जो आखिरी खबर है उस पर हम बात करें तो वो है सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश आए थे पहले कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं, आवारा कुत्ते हैं, उनको 8 सप्ताह के अंदर अंदर उन्हें पकड़ करके और किसी सुरक्षित जगह पर भेजने की बात सुप्रीम कोर्ट के पहले जो दिशा निर्देश उसमें कही गई थी। अब उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं, वो क्या परिवर्तन है ये हमारे लिए जानना जरूरी है। और अगर हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो GS2 का हमारा टॉपिक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन, कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं प्रभावक समूह, है ना, प्रभावक समूह। अभी क्योंकि ये जो डिसीजन चेंज हुआ है ये इसी वजह से हुआ है। औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, है ना, जो एनजीओ वगैरह होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, उस टॉपिक से हमारा रिलेटेड ये क्वेश्चन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में बदलाव किए हैं, क्योंकि एक प्रकार का सुप्रीम कोर्ट पर दबाव था, क्योंकि ये जब से ये निर्णय आया था, है ना, अगस्त के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में ये डिसीजन आया था कि स्ट्रे डॉग्स को पकड़ करके 8 सप्ताह के अंदर अंदर उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर या फिर शेल्टर होम में उन्हें भेजा जाएगा। लेकिन क्या इतने बड़े शेल्टर होम्स दिल्ली के आसपास अवस्थित हैं? क्या हमारी जो दिल्ली की MCD है वो उनको पकड़कर और बेहतर तरीके से रखने में सक्षम है? इस तरह की कुछ चुनौतियां लगातार, या इस तरह के मुद्दे जो है लगातार अलग अलग NGOs द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा ये उठाए जा रहे थे। तो इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को चेंज किया है ना। तो यहाँ पर कहा गया है कि आवारा कुत्तों की संबंधी समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेज दिया जाए, है ना, सभी आवारा कुत्तों को, और उन्हें वापस नहीं छोड़ा जाए। लेकिन अब जो ये आदेश है, ये वो जो आदेश था वो एक जज के द्वारा दिया गया था, और अब ये आदेश 3 जज की बेंचों को ये भेजा गया, और उसके बाद ये दिशा निर्देश में परिवर्तन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। क्या दिशा निर्देश में परिवर्तन हुआ है, क्या संशोधन हुआ है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों पर खिलाने पर रोक लगाई गई है, कि जो कुत्ते हैं, कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर, चाहे वो सड़कें हो या कोई और सार्वजनिक स्थान हो, वहां पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर को गैर कानूनी घोषित किया गया है, और उसमें सजा का प्रावधान है। खिलाने के लिए एक तय स्थान बनाया जाएगा, और ये नगर निकाय, वहां पर जो जैसे दिल्ली में नगर निगम है, तो वो हर वार्ड में एक खिलाने का स्थान यहाँ पर तय करेगी, और वहीं पर उन्हें कुत्तों को खिलाने के लिए जो चीजें हैं वो वहां पर रखी जा सकती हैं। इलाज के बाद उन्हें वापस छोड़ा जाएगा, है ना, उनका स्टेरिलाइजेशन या बंध्याकरण, कीड़े मारने की दवा देने, टीकाकरण के बाद कुत्तों को उसी जगह वापस छोड़ना जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। इससे पहले जो डिसीजन था वो कह रहा था कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन अब डिसीजन चेंज करके कह दिया गया है कि उन्हें जहां से पकड़ा गया था वहीं उन्हें छोड़ा जाएगा। लेकिन रेबीज से ग्रसित और संदिग्ध रेबीज वाले या आक्रामक कुत्तों पर यह प्रावधान लागू नहीं होता है, कि ऐसे कुत्ते जो रेबीज से ग्रसित हैं या रेबीज से ग्रसित होने की संभावना है, या फिर जो बहुत ही आक्रामक कुत्ते हैं, उनको उनके ऊपर यह नियम लागू नहीं होगा।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक राष्ट्रीय नीति आवारा कुत्तों को लेकर के बनाई जाए या आवारा पशुओं को लेकर के बनाई जाए, जिसमें सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और संबंधित हाई कोर्ट है, उनके जो मामले हैं उन सभी को ध्यान में रख करके एक अंतिम राष्ट्रीय नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू करने की बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कही है। साथ ही गोद लेने के संदर्भ में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पशु प्रेमी हैं वो आवारा कुत्तों को गोद ले सकते हैं, और गोद लेने की प्रक्रिया जो होगी वो जो नगर निकाय है, जो वहां का नगर निकाय है, वो गोद लेने की प्रक्रिया यहां पर शुरू करेगा। तो अगर कोई पशु प्रेमी गोद लेना चाहता है तो वो गोद भी ले पाएंगे। इससे पहले इस तरह का कोई प्रावधान या दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं दिया गया था। ठीक, अब अगर हम बात करें कि वही आवारा कुत्तों से जुड़ी हुई समस्याएं क्या है, तो सबसे पहले आवारा कुत्तों की जो संख्या है वो 2019 की पशु जनगणना के आधार पर लगभग 1.5 करोड़ भारत में आवारा कुत्ते थे। तो 1.5 करोड़ काफी बड़ी संख्या हो जाती है, और ये 2019 के आंकड़े हैं। अब 5 साल बाद ये आंकड़े और बदल गए होंगे। जन सुरक्षा की चिंताओं की बात करें तो आपने अक्सर देखा होगा, आप कुछ वीडियोस वगैरह भी देखते होंगे कि, या फिर न्यूज में भी देखा होगा कि कई बार जो कुत्ते होते हैं वो आक्रामक हो जाते हैं। वो चाहे कोई छोटा बच्चा है या कोई बुजुर्ग है या कोई महिला है या फिर कोई सामान्य नागरिक जा रहा है, उसके ऊपर वो हमला कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि रेबीज होने की संभावना बढ़ जाती है। और जो रेबीज होता है वो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। रेबीज होने में लगभग 94% की मोर्टेलिटी रेट है। अगर किसी व्यक्ति को रेबीज हो जाता है तो 94% मोर्टेलिटी रेट है उसकी। ठीक है, और विश्व में रेबीज से होने वाली कुल मौतों में लगभग 36% मौतें सिर्फ भारत में ही होती हैं। काफी बड़ा आंकड़ा है ये। और इंसानों में होने वाली जो रेबीज है वो 99% मामले कुत्तों के काटने से होते हैं। ठीक, कुत्तों के काटने, खरोंचने से होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो जन सुरक्षा है या जो कुत्तों के द्वारा जो आक्रामकता या आक्रामक हमले किए जाते हैं, उससे वो अभी भारत के लिए काफी चिंताजनक है। तो एक जो राष्ट्रीय नीति की बात यहाँ की गई है वो तो एक लॉन्गर टर्म सॉल्यूशन होगा, लेकिन अभी फिलहाल जो कुत्ते हैं उनका स्टेरिलाइजेशन करते हुए और जो उनको जो आक्रामक कुत्ते हैं उनको शेल्टर होम में भेजने की बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने की है। ठीक है, अब अगर हम आवारा कुत्तों से संबंधित प्रावधानों को देखें तो प्रावधानों में अगर संवैधानिक प्रावधानों को देखें, अनुच्छेद 243W जो है वो नगर पालिकाओं के कर्तव्य को यहाँ पर बताता है कि वो आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करेंगे। वो नियंत्रित जो है वो स्टेरिलाइजेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे उन्हें शेल्टर होम्स में भेजने की बात हो, चाहे उन्हें उनका बंध्याकरण करना हो, इस तरीके से वो अलग अलग तरीके अपना करके उनकी संख्या को नियंत्रित करने का वो प्रयास करेंगे। या फिर किसी अगर एक जगह ज्यादा हो गए, किसी जगह कुत्ते नहीं है या ऐसी जगह जहां पर उनके रहने की संभावनाएं हैं, वहां पर उन्हें पकड़ के छोड़ा भी जा सकता है। साथ ही अनुच्छेद 51 AG जो हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी बात करता है, जो कि जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखने की नागरिकों के कर्तव्य हैं। तो ये संवैधानिक प्रावधान हमारे हो गए। अगर हम कानूनी प्रावधानों की बात करें तो पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 में ये बनाए गए थे, है ना। ये पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत ये नियम बनाए गए, जिसका उद्देश्य है बंध्याकरण के जरिए आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करना और टीकाकरण के माध्यम से रेबीज के फैलाव को रोकना, है ना। ये इसके उद्देश्य हैं इस नियम के। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को देखें तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसमें 2014 में जो जल्लीकट्टूवाद है ना, जो जल्लीकट्टूवाद है उसमें कहा गया था कि जो पशु हैं, पशुओं को भी अनुच्छेद 21 के तहत जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार उन्हें मिला हुआ है। जल्लीकट्टूवाद अगर आप नहीं जानते हैं तो जल्लीकट्टू एक प्रकार से जो दक्षिणी राज्य हैं उसके अंदर पशुओं की एक दौड़ होती है ना, और उसमें पशुओं को काफी आक्रामक बनाया जाता है जिससे कि वो ज्यादा तेज दौड़ सके, ज्यादा तेजी से वो भाग करके उसको दौड़ सके। और उसमें इंसान जो है, इंसान भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे कि ये पशुओं के लिए भी खतरा है और आम नागरिकों के लिए भी खतरा है। इसलिए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी और निर्णय दिया था कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं है, वो जो जानवर हैं उनको भी ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद दूसरा डिसीजन है पीपल फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रे ट्रबल बनाम भारतीय पशु कल्याण बोर्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आवारा कुत्ते हैं उनके आवारा कुत्तों या परेशान करने वाले कुत्तों को भी
मारने पर यहाँ पर रोक लगा दी गई थी इस डिसीजन के बाद। ठीक है, तो अभी जो डिसीजन आया है वो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो वो भी यहाँ पर आप इसे ऐड कर लीजिएगा। तो ये हमारी जो आज की मुख्य खबरें हैं उस पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। चलिए हमारी जो अन्य सुर्खियां उस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 311 चर्चा में रहा। आपके लिए ये अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अनुच्छेद 311 है वो क्यों चर्चा में रहा कि जम्मू कश्मीर के दो सरकारी कर्मचारी थे जिन पर यह आरोप था कि वो आतंकवादियों के साथ उनकी कोई साठगांठ है, तो उसी के संदर्भ में सरकार के द्वारा उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। तो ये बर्खास्त किया गया है, इन्हें अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत किया गया है। ये क्या धारा है, क्या कहती है, उसको हम जानेंगे। तो जो अनुच्छेद 311 है वो ये बात करता है कि सिविल सेवा पद पर जो कार्यरत व्यक्ति है, चाहे वो राज्य सरकार में हो चाहे वो संघ सरकार में हो, उसकी बर्खास्तगी, पदच्युति या पदोन्नति 311 अनुच्छेद में जो प्रावधान दिए गए हैं उसी के तहत वो किया जाएगा। अनुच्छेद 311(1) जो है वो ये कहता है कि सिविल सेवा के सदस्य को नियुक्त करने वाला जो प्राधिकरण है ना, जैसे आपको जो सिलेक्ट करेगा वो यूपीएससी और उसके बाद में भारत सरकार का डीओपीटी, तो आपको भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो जब आप सिविल सेवा अधिकारी बन जाएंगे तो आपको भारत सरकार के अलावा राज्य सरकार आपको जो बर्खास्त नहीं कर सकती है या हटा नहीं सकती है। ठीक है, तो यही प्रावधान अनुच्छेद 311(1) कहता है। अनुच्छेद 311(2) वो ये कहता है कि सिविल सेवा के किसी भी कर्मचारी को जांच, आरोपों की पूर्व सूचना, सुनवाई के उचित अवसर दिए बिना बर्खास्त, पदच्युति या पदोन्नत नहीं किया जा सकता, अर्थात कि उसे सुनवाई का अवसर वहां पर, उचित अवसर वहां पर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर यह जानना बहुत जरूरी है कि अब जब उसे सुनवाई का अवसर मिल गया है, अब उसे सजा के तौर पर बर्खास्त किया जाएगा, पदच्युत किया जाएगा या फिर उसका डिमोशन या पदोन्नत किया जाएगा उसे, इस पर वो कुछ नहीं कह सकता है। अर्थात उसे जो सजा मिलेगी उस सजा के ऊपर उसका कोई भी अवसर उसे नहीं दिया जाएगा या फिर वो किसी भी प्राधिकरण में नहीं जा सकता है, यानी कि कोर्ट वगैरह में वो जाने का उसे अधिकार नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 311(2)(c) की। तो अनुच्छेद 311(2)(c) है वो ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल है ना, अगर वो जो केंद्र सरकार की सेवा में या फिर अखिल भारतीय सेवा में है तो वो राष्ट्रपति, और अगर वो राज्य सरकार की सेवाओं में है तो वो राज्यपाल। ठीक है, इनको अगर ये आभास हो जाता है या फिर ये सुनिश्चित हो जाता है कि जो संबंधित कर्मचारी है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है ना, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत उसे बर्खास्त किया जा सकता है। ये अधिकार ये अनुच्छेद प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हमारी 311 के बारे में बात हो गई। अब अगर अगली न्यूज की बात करें तो अगली न्यूज है हमारी एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के बारे में, यानी कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। ठीक है, उसके संदर्भ में ये हमारी न्यूज है। तो यहां पर भारत को कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष यहां पर चुना गया है। लगातार तीसरी बार भारत को ये कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है, और थाईलैंड में 23वीं AIDB का महासम्मेलन वहां हुआ था, उसमें यह निर्णय लिया गया था। अब AIDB क्या है? 1977 में यूनेस्को के तत्वाधान में इसकी स्थापना की गई थी, और ये एक क्षेत्र विशेष का अंतर सरकारी संगठन है कि यहाँ पर अलग अलग सरकार के संगठन यहाँ पर अपनी शिरकत करते हैं। इसका जो सचिवालय है वो कुआलालंपुर, जो मलेशिया की राजधानी है, वहां पर अवस्थित है। इसका जो काम है वो क्या है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक जीवंत समन्वित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया परिवेश को सुनिश्चित करना है ना, ब्रॉडकास्टिंग को सुनिश्चित करना। इसके सदस्यों की बात करें तो वर्तमान में 45 देशों के 92 संगठन इसमें इसके सदस्य हैं। भारत AIDB का संस्थापक सदस्य है, और भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो प्रसार भारती भारत का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो ये AIDB के बारे में हो गया। हो सकता है UPSC कभी आपसे पूछ ले। साथ ही एशिया डेवलपमेंट बैंक भी है ADB, उसको भी आप पढ़िएगा, कभी कंफ्यूज मत करना इससे AIDB और ADB से। ठीक है, अब अगली जो न्यूज है वो अगली न्यूज है हमारी इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन IPC। इसने कहा है कि गाजा के अंदर जो है वो अकाल हो गया है ना, अकाल की पुष्टि इसने की है गाजा में, और उसने कहा है कि 50 लाख से अधिक लोग इस अकाल की चपेट में हैं, जो कि भीषण भूखमरी और चरम कुपोषण के संकट के शिकार हैं, और यहाँ पर उन लोगों की मौत हो रही है जिन्हें बचाया जा सकता था। ये उसकी काफी गंभीर यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि गाजा संकट लगातार गाजा में
2023 से ही लगातार इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष चल रहा है, जिसकी वजह से गाजा के जो लोग हैं वो इससे काफी प्रभावित हो रहे हैं। अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी एक मानकीकृत अंतरराष्ट्रीय टूल है ना। ये एक अंतरराष्ट्रीय टूल है जो कि भुखमरी या फिर अकाल के संदर्भ में ये अपनी फाइंडिंग, अपनी रिपोर्ट ये देता है। इसका उपयोग जो है वो किसी भी देश या किसी क्षेत्र में खाद्य संकट की गंभीरता को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन एनालिसिस यूनिट सोमालिया के साथ में, है ना। सोमालिया में सबसे पहले इसको स्थापित किया गया था 2004 में। और ये संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ये काम करता है। ये 21 साझेदारों की एक इनोवेटिव पहल है जिसमें यूएन की एजेंसियां और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई एनजीओ इसमें शामिल हैं। इसकी जो अगर संचालन की बात करें तो आईपीसी उच्च स्तरीय कार्यकारी समिति ये इसका संचालन करती है और आईपीसी ग्लोबल स्टीयरिंग कमेटी ये इसका शासी निकाय है ना। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कभी आईपीसी पर प्रश्न आपसे यूपीएससी पूछ ले तो उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। अब जो हमारी अगली न्यूज है वो है ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में। तो इसमें जो वहां की जो जनजातीय परिषद है उसने ये कहा है कि जो ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो जनजातीय लोगों के जो वन अधिकार हैं उससे जुड़ी हुई जो चिंताएं हैं उसका समाधान अभी तक वो नहीं कर पाया है। तो जो ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है वो कहां पर होने जा रहा है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी छोर पर स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप पर यह प्रस्तावित है। अभी ये प्रस्तावित बना नहीं है, इसकी मैं लोकेशन आपको दिखा देता हूं एक बार। तो ये ग्रेट निकोबार जो द्वीप समूह है यही है और यहीं पर ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रस्तावित है ना। ग्रेट निकोबार यहां पर ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रस्तावित है। अगर हम इस प्रोजेक्ट के बारे में और कुछ जाने तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके तहत में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है ना, यहाँ पर पोर्ट डेवलपमेंट होगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा जिससे कि वहां पर पर्यटन की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ेंगी और साथ ही भारत की सुरक्षा को लेकर के भी ये हवाई अड्डा काफी इंपॉर्टेंट होगा। टाउनशिप का यहाँ पर विकास किया जाएगा। साथ ही 450 मेगावाट की गैस 450 MVA का गैस और सौर ऊर्जा आधारित पावर प्लांट यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, इसकी जो क्रियान्वयन एजेंसी है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम जो है वो इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है। और इसको परियोजना को लेकर के जो चिंताएं हैं वो यहाँ पर है कि ये जो है भूकंप प्रवण क्षेत्र है ना, ये भूकंप प्रवण क्षेत्र है जिससे कि इस परियोजना पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। साथ ही इस द्वीप पर रहने वाली जो जनजातियां हैं जैसे शोम्पेन निकोबारी जैसी जनजातियां हैं उनके रहन सहन को वो प्रभावित कर सकता है। तो ये उसकी कुछ चिंताएं हैं। चलिए अगली जो आपकी जो शॉर्ट न्यूज है वो मैपिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जैसा जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन ने अभी रूस की द्रुजबा तेल पाइपलाइन के कई पंपिंग स्टेशन पर हमला कर दिया है रॉकेट और ड्रोन के माध्यम से, जिससे कि रूस से सीधे यूरोप में जो क्रूड ऑयल की आपूर्ति हो रही थी वो यहाँ पर बाधित हुई है। ठीक है, अगर हम द्रुजबा पाइपलाइन की बात करें तो ये देखिए ये रूस से होते हुए ये पोलैंड, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी है ना, हंगरी, यहां तक ये अलग अलग यूरोपीय देशों में ये जो तेल जो क्रूड ऑयल है उसकी आपूर्ति ये करती है। ठीक है, अगर इसे फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी कहा जाता है और ये दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल पाइपलाइन नेटवर्कों में से एक है ना। इसकी कुल लंबाई लगभग 5,500 किलोमीटर है और इसकी शुरुआत रूस के बेलारूस से होती है, बेलारूस प्रांत वहां का जो है वहां से होती है और ये यूक्रेन से होती हुई पोलैंड, जर्मनी, स्लोवाकिया, हंगरी आदि देशों तक ये क्रूड ऑयल की आपूर्ति ये करती है। तो ये आपूर्ति अभी यहाँ बाधित हुई है, ये न्यूज में है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो द्रुजबा पाइपलाइन है वो किन किन देशों से होकर के गुजरती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगली जो न्यूज है वो भी मैपिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगली न्यूज है ड्रैक पैसेज के संदर्भ में। जो ड्रैक पैसेज है वो वहां पर लगभग 7.5 तीव्रता का भूकंप वहां पर देखा गया है। अगर ड्रैक पैसेज की बात करो तो इसकी जो अवस्थिति है वो कहां पर है, ये देखिए, ये साउथ अमेरिका का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है केप हॉर्न, और ये जो सबसे उत्तरी पॉइंट है इसका अंटार्कटिका का, जिसे क्या कहते हैं साउथ शेटलैंड आइलैंड्स, इनके बीच की जो ये जगह है इसी को ड्रैक पैसेज यहां पर कहा जाता है। ठीक है, तो जो ड्रैक पैसेज है वो इसकी अवस्थिति है। अगर हम ड्रैक पैसेज की बात करें, इसका नामकरण जो है वो अंग्रेजी नाविक सर फ्रांसीसी ड्रैक के नाम पर हुआ था, उन्होंने ही इसकी खोज की थी।
यहाँ पर अगर महासागरीय धारा की बात करें तो यहाँ पर जो महासागरीय जो प्रमुख जल निकाय है वो मुख्य रूप से पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हैं और अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट का ये हिस्सा है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी विशाल महासागरीय धारा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये हवा चल रही है, ईस्ट विंड है, ये वेस्ट विंड है। ठीक है, ये ईस्ट विंड है, ये वेस्ट विंड है, जिसकी वजह से यहाँ पर अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट का यहाँ पर निर्माण होता है और ये विश्व की सबसे बड़ी महासागरीय जलधारा है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर इसकी बात करें तो ये ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था। 1914 में जब पनामा नहर बनी, उससे पहले जो उत्तरी अमेरिका और अटलांटिक के बीच में जो व्यापार होता था वो यहीं से वो होता था। ठीक है, नाविकों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है क्योंकि ये क्षेत्र हमेशा समुद्री तूफानों और बर्फीले क्षेत्रों से घिरा हुआ है और केप हॉर्न से गुजरने वाले जहाजों को इन अवरोधों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। काफी कठिन क्षेत्र ये है। ठीक है, अब अगली न्यूज की अगर हम बात करें तो वो है हमारा एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ये जो लड़ाकू विमान है इसको फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी सरफान के साथ मिलकर के जो हमारी HAL कंपनी है वो इसे डेवलप कर रही है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये 5वीं पीढ़ी का और मध्यम वजन का स्टील्थ फाइटर जेट होगा। स्टील्थ का मतलब हुआ कि ये छुप करके आक्रमण कर सकता है। ठीक है, लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत इसमें होगी और DRDO के साथ मिलकर के इसका विकास किया जाएगा। समय सीमा जो है इसका प्रोटोटाइप 2028-29 तक और 2034-35 तक सेना में इसको शामिल करने की समय सीमा यहाँ पर निर्धारित की गई है। अब 5वीं पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान है उनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इनमें स्टील क्षमता होती है, अर्थात कि ये छुप करके हमला कर सकते हैं। इनमें ट्विन इंजन द्वारा संचालित सुपर क्रूज है कि सुपर क्रूज का मतलब हुआ कि काफी तेज गति से ये चल पाएंगे और इनमें ट्विन इंजन लगा होगा। इनमें एडवांस AI सक्षम एवियोनिक्स होगा, है ना, कि जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जो यूज किया जाएगा उसमें AI का उपयोग यहां पर किया जाएगा। AESA रडार के माध्यम से लंबी दूरी तक लक्ष्य का पता लगाने की क्षमता यहां पर इनमें रहेगी। अगर हम AESA जो रडार होते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, ये जो रडार होते हैं ये काफी लगातार अपने सिग्नल भेजते हुए ये जो आने वाली जो दुश्मन है उसका पहचान करने में सक्षम होते हैं। साथ ही इसके माध्यम से जो AESA रडार है इनको पकड़ने की संभावनाएं भी इसकी कम होती है। तो ये काफी एडवांस स्तर का रडार सिस्टम है और DRDO द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। तो ये हमारा जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। साथ ही रैम्पेज मिसाइल भी चर्चा में रही। जो रैम्पेज मिसाइल है ये IAF इजराइल के साथ में IAF जो हमारी भारतीय वायुसेना वो इजराइल के साथ मिलकर के और ज्यादा रैम्पेज मिसाइल खरीदने की बात कर रही है। जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था कि जो वायुसेना की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो अब हमारी वायुसेना के पास में और अच्छे उन्नत हथियार होने चाहिए, उसी की दिशा में ये एक कदम है। तो रैम्पेज जो मिसाइल है वो हवा से जमीन पर मार करने वाली और सटीक निशाना लगाने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है ना, लंबी दूरी तक ये निशाना लगा सकती है। सुपरसोनिक गति से ये हमला कर सकती है और इसको पता लगाना मुश्किल होता है और इसका जो विकास है वो इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने इसका विकास किया है। तो ये हमारी रैम्पेज जो मिसाइल है वो हो गई। अब आज की अगर सुर्खियों में रहे स्थल की बात करें तो आज का हमारा सुर्खियों में रहा स्थल है स्पेन। ठीक है, स्पेन जो है, स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। ठीक है, और ये सुर्खियों में क्यों रहा कि यहाँ पर गर्मी के दौरान भीषण वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई हैं और लगभग 2 सप्ताह में 3.5 लाख हेक्टेयर का वन क्षेत्र यहाँ पर जल गया है, जो कि काफी चिंतनीय स्थिति है। अगर स्पेन की अवस्थिति की बात करें तो ये आइबेरियन प्रायद्वीप पर दक्षिण पश्चिम यूरोप में ये स्थित है। आइबेरियन प्रायद्वीप यानी कि 3 जगह से ये समुद्री क्षेत्र से घिरा हुआ है, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड। ऊपर से ये फ्रांस से इसकी सीमा लगती है। अगर इसकी सीमाओं की हम बात करें तो इसकी उत्तर पूर्व जो सीमा है वो फ्रांस से लगती है और अंडोरा से लगती है। ये जो छोटा सा क्षेत्र है ये अंडोरा है ना, ये छोटा सा देश है, ये अंडोरा है। ठीक है, पश्चिम में इसकी सीमा पुर्तगाल से लगती है, ये पश्चिम में सीमा इसकी पुर्तगाल से लग रही है। दक्षिण में जिब्राल्टर से लगती है ना, ये जो जिब्राल्टर है ये यूके का हिस्सा है, ये जिब्राल्टर, यहाँ से इसकी यूके से भी इसकी सीमा लगती है।
और जो फ्रांस के ऑटोनोमस सिटीज हैं मेलिला और सेउटा, इनकी सीमाएं मोरक्को से लगती है। तो जो मेलिला है और ये सिएटा है ना, ये इसकी सीमा, अर्थात ये मतलब इसकी सीमा मोरक्को से भी लगती है। ठीक है, अब अगर हम इसकी समुद्री सीमा की बात करें तो समुद्री सीमा पूर्व और दक्षिण पूर्व में भूमध्य सागर, ये मेडिटेरियन सी है, यहां से लगती है। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर, ये पूरा अटलांटिक महासागर है। ठीक है, और उत्तर में बिस्के की खाड़ी, ये बिस्के की खाड़ी है, तो ये इसकी सीमा लगती है। तो ये इसकी भौगोलिक अवस्थिति हो गई। अब अगर हम स्पेन की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो इसमें इसकी जो जलवायु है वो अलग अलग हिस्सों में समुद्री, महाद्वीपीय और भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। उसका प्रमुख कारण है कि जो स्पेन है, स्पेन में पहाड़ बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जलवायु है वो अलग अलग यहाँ पर पाई जाती है। समुद्री जो इलाके हैं इसमें यहाँ पर समुद्री पाई जाती है, जहाँ पर पहाड़ है अधिक वहाँ पर महाद्वीप पाई जाती है, और जहाँ भूमध्य सागर के पास में यहाँ पर इसकी पूरी भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, विशेषता इसकी बात करें तो स्पेन को पर्वतों का देश कहा जाता है और इसके मध्य में एक विशाल पठार स्थित है ना, ये इसका ये विशाल पठार स्थित है। दो प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र हैं, सिस्टेमा सेंट्रल, ये स्पेनिश शब्द है जिसको सेंट्रल सिस्टम कहा जाता है, और दूसरा है मोंटेस डी डेल्डो। तो ये दो प्रमुख यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र यहाँ पर हैं। तो ये हमारी स्पेन के बारे में प्रमुख बातें हो गई। तो अब तक हमने देखा कि आज की जो हमारी प्रमुख खबरें उन पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। चलिए अब बात करते हैं आज की जो प्रमुख प्रश्न रहे उन पर। चलिए आज के जो हमारे प्रश्न है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो ड्रैग पैसेज के बारे में है, तो वो उसकी अवस्थिति के बारे में जानना चाह रहा है, तो उसको आप पढ़ के इसका जवाब दीजिए। अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो वो रैमपेज मिसाइल के संदर्भ में है। अभी हमने जाना कि रैमपेज मिसाइल है, इजराइल से हम इसको इंपोर्ट करने वाले हैं, उसके बारे में थी ये न्यूज़। अब अगर हम अगले प्रश्नों की बात करें तो हमारा जो थर्ड प्रश्न है वो सुंदरबन टाइगर रिजर्व से संबंधित है। काफ़ी विस्तार से हमने देखा था कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व के बारे में, तो ये प्रश्न है, उसको आप आंसर दीजिए। अगर फोर्थ प्रश्न को देखें तो ये एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के बारे में है। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से क्या ऑप्शन सही हो सकता है उसको आप बताइए। और अगर आज के अंतिम प्रश्नों की बात करें तो जो हमारा 5th प्रश्न है, 5वां प्रश्न, वो भारत के अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानों के संदर्भ में है। उसके बारे में 3 अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं, PSLV के बारे में, GSLV के बारे में, और जो हमारा LMV-3 है उसके बारे में 3 अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसको आप बताइए कमेंट में। अगर अगले प्रश्न को देखें तो ये IPC के बारे में प्रश्न है, इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन, इसके बारे में 2 स्टेटमेंट है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा इसको आप कमेंट में बताइए। और इसी तरीके से हम न्यूज़ को लगातार आपके लिए लाते रहेंगे, आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ हम आपको देते रहेंगे। तो हमारे साथ आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।